नमस्कार साथियों, संघर्ष आईएएस हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रकाश चौरसिया आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछली क्लासों, कल वाली जो क्लास थी और पहले वाली जो क्लास है, उन सभी क्लासों में हम संविधान के बारे में अच्छे से चर्चा कर चुके हैं। कल की क्लास में हमने जाना था कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि आखिरकार है क्या। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से पहले की पृष्ठभूमि क्या है, कैसे ब्रिटिशर्स कंपनी के रूप में भारत में आए, उन्होंने किस तरीके से धीरे धीरे अपना व्यापार बढ़ाया, व्यापार के साथ साथ उन्होंने किस प्रकार से अपना राजनीतिक आधिपत्य स्थापित किया और धीरे धीरे बक्सर का युद्ध जीतने के बाद किस प्रकार से उन्होंने बंगाल के जो मुख्य प्रावधान थे वो हासिल किए, मुख्य जो राजस्व के अधिकार थे वह हासिल किए और मुख्य प्रावधान लागू किए जनताओं के ऊपर। उन सभी के बारे में कल हमने चर्चा की। आज हम जानेंगे कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान क्या है। इनमें प्रावधान में सबसे पहला प्रावधान है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संरचना में सुधार। संरचना में सुधार जिसे आया कि जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की कल मैंने आपसे चर्चा की थी कि जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय में लॉर्ड क्लॉड, उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने दो समितियां गठित की तो दो समितियां गठित होने के बाद में पता चला कि स्थितियां ठीक नहीं है, कंपनी के शासन में स्थितियां ठीक नहीं है। तो इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने एक कंट्रोल जिसे बोला जाता है कि यार कंट्रोल नहीं है या सेंटर में कोई नहीं है जो इन पे कंट्रोल कर सके। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया वह इसलिए आया ताकि ये कंट्रोल इनके ऊपर हो सके, ये अपनी मनमर्जी से कार्य ना कर सके। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में जो लोग थे उन सभी को चेंज किया गया और इसमें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की संरचना में सुधार किया गया। 24 जो इसमें मेंबर थे, उन 24 मेंबरों, उन 24 डायरेक्टरों का कार्यकाल 4 साल का कर दिया गया। यानी कि हर 4 साल में जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो काउंसिल है वह चेंज होगी, उसके सदस्य चेंज होंगे। तो इसमें पहला प्रावधान इन्होंने ये किया कि जो 24 लोग हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सीओडी के, वह हर साल चेंज होंगे और हर 4 साल में प्रत्येक 4 साल में वह क्या होंगे, चेंज होंगे। वह पूरी समिति जो होगी वह नहीं बनेगी। तो सबसे पहली संरचना लॉर्ड क्लॉथ ने की वह यह की कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो 24 मेंबर होंगे वह 4 साल में बदलाएंगे। 4 साल में अलग अलग जो वापिस से 4 साल का कार्यकाल पूरा होगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का, तो फिर नए मेंबर आएंगे। इस प्रकार से संरचना में बदलाव हुआ। दूसरा कार्य हुआ बंगाल का गवर्नर। अब बंगाल का गवर्नर जनरल, देखिए जब यह एक्ट आया 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब आया तो बंगाल का जो गवर्नर था, अभी तक क्या था कि बंगाल का गवर्नर था, है ना, और मद्रास प्रेसिडेंसी अलग थी, ये सभी जो प्रेसिडेंसी अलग थी। इसमें अब क्या हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल बनाने के बाद जो वॉरेन हेस्टिंग है, मैंने आपको कल नाम बताया था, वॉरेन हेस्टिंग जो है वह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बना। तो दूसरा चेंज क्या हुआ, पहला तो ये हुआ कि संरचना में सुधार हुआ, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के 24 मेंबर थे वह 4 साल में बदलाएंगे। दूसरा हुआ जो वॉरेन हेस्टिंग है वह बंगाल का अब गवर्नर से क्या हो गया, बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। तीसरा इसमें हुआ कि गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यों की परिषद का चयन। अब गवर्नर जनरल जो भारत का गवर्नर जनरल है उसके साथ में एक परिषद होगी और उन परिषदों में 4 सदस्य होंगे। यानी कि गवर्नर जनरल के साथ साथ उसकी परिषद उसके साथ कार्य करेगी और उस परिषद में 4 सदस्य होंगे। उन 4 सदस्यों का चयन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा, है ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा वे 4 सदस्य चुने जाएंगे। उन्हें हटाना, है ना, उन्हें लाना सीओडी की सिफारिश पर, सीओडी इन्हें हटाना करना सीओडी की सिफारिश पर ही होगा। मतलब इन 4 सदस्यों का जो चयन है, सीधी भाषा में अगर हम समझे तो गवर्नर जनरल की जो परिषद होगी 4 सदस्यों की, उसमें इन 4 सदस्यों का चयन जो होगा वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेगा, लेकिन इन्हें हटाना करना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर क्राउन करेगा, है ना।
जो वहाँ के क्राउन है, लेकिन सिफारिश किससे लेनी पड़ेगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश के बाद ही इन्हें हटाया जा सकता है, बिना सिफारिश के इन्हें हटाया नहीं जा सकता है। देखिए वॉरेन हेस्टिंग जो है, वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल जो है वो बहुत ज़्यादा विवादास्पद रहा है, मतलब उसके कार्यकाल में बहुत ज़्यादा विवाद हुए हैं। बहुत ज़्यादा विवाद से हम बात करते हैं, मुझे केस याद आ रहा है 1775 का नंद कुमार का केस। नंद कुमार के केस में होता क्या है कि नंद कुमार जो है वह बंगाल का एक अच्छा जमींदार होता है, प्रतिष्ठित जमींदार होता है। तो वह नंद कुमार जो जमींदार होता है वह वॉरेन हेस्टिंग के खिलाफ एक केस करता है कि वॉरेन हेस्टिंग द्वारा मुझसे रिश्वत ली गई है मुझे जमींदारी अधिकार देने के लिए। तो क्या था कि जो जब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने गठन किया काउंसिल का, जो 4 सदस्यों की जो परिषद थी और एक गवर्नर जनरल था। गवर्नर जनरल इसमें क्या है, गवर्नर जनरल एक नाम मात्र का था, मतलब ज़्यादा पावर एक देखा जाए तो परिषद के पास थे, लेकिन परिषद और गवर्नर जनरल सब दोनों मिला के थे एक ही, लेकिन दोनों में दो फड़ थी, दोनों में विवाद थे। मतलब 5 सदस्यों में से भी 2 फड़ वाला काम चल रहा था उसी काउंसिल में। तो जब वॉरेन हेस्टिंग पर ये आरोप लगाए गए नंद कुमार जी द्वारा सन 1775 में, तो जो फ्रांस थे जो उस काउंसिल में थे, है ना, उन्होंने फ्रेंच जो थे उन्होंने ये कहा कि यार केस होना चाहिए, वॉरेन हेस्टिंग को हटाना चाहिए, इस पर जांच होनी चाहिए, पूरी जांच पता चलना चाहिए और वॉरेन हेस्टिंग को हटाना चाहिए। वॉरेन हेस्टिंग आखिरकार वह गवर्नर जनरल था। तो उस वॉरेन हेस्टिंग ने क्या किया कि उसने नंद कुमार पर 5-6 साल पहले कोई धोखाधड़ी वाला केस हुआ होगा, उसे ओपन करवाया और उसे ओपन करवाने के बाद उसे उसी केस के थ्रू फांसी की सजा तक पहुंचाया। हालांकि ये बात सही थी कि वॉरेन हेस्टिंग ने रिश्वत ली थी, लेकिन गवर्नर जनरल थे, है ना, उनकी परिषद थी, तो जो उनके हाथ में था वह उन्होंने किया जितना वे कर सकते थे। लेकिन ये सत्यता थी कि वॉरेन हेस्टिंग ने रिश्वत ली थी। तो गवर्नर जनरल बना और गवर्नर जनरल के नीचे उसके 4 सदस्यों की परिषद का गठन हुआ। परिषद के सदस्यों को हटाया तभी जा सकता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की सिफारिश पर ही परिषद के सदस्यों को हटाया जा सकता है, ये बात आप याद रखिएगा। इसके बाद आगे हम पढ़ते हैं कि गवर्नर जनरल और परिषद की रिपोर्टिंग सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगी। गवर्नर की रिपोर्टिंग प्लस गवर्नर की जो परिषद है, 4 सदस्यों की परिषद है, उन 5 की रिपोर्टिंग जो है वह सीओडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास रहेगी। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे बॉम्बे मद्रास प्रेसिडेंसी। देखिए बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी जो है पहले क्या थी, तीनों अलग अलग थी। बंगाल की अलग थी, बॉम्बे की अलग थी, मद्रास की अलग थी। लेकिन जब आखिरकार इनको करना एक ही था, सब अलग अलग थे, तो उन्होंने क्या किया कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया और बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को इसके अधीन कर दिया गया कि अब इसके अधीन में गवर्नर जनरल के अधीन में बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियां रहेगी। इसके बाद क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं किया गया, क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं किया गया और इंग्लैंड से क्षेत्राधिकार स्पष्ट नहीं था। आयात स्थिति में फैसले का अधिकार, अब आपात स्थिति में आयात और आपात स्थिति में फैसले का अधिकार था। आपात स्थिति कैसी कि ठीक है भैया आप गवर्नर जनरल के अधीन है, बॉम्बे और मद्रास गवर्नर जनरल के अधीन है, लेकिन आपात स्थिति में आप अपने फैसले स्वयं ले सकते हैं। अब होता क्या था कि चालाकी तो सभी के पास रहती है, वह भी चालाक थे, तो वे कभी भी युद्ध शुरू कर दिया करते थे और बोलते थे आपात स्थिति है, गवर्नर जनरल से कहाँ पूछने जाएंगे। तो इस स्थिति में भी मतभेद बहुत ज्यादा थे। वॉरेन हेस्टिंग का कार्यकाल सबसे ज्यादा विवाद वाला कार्यकाल रहा है ना। तो मद्रास और जो बॉम्बे की प्रेसिडेंसी थी वह थी तो गवर्नर जनरल के अधीन, लेकिन कोई बात नहीं मानता था, वे तब जाए जब युद्ध चालू कर दिया करते थे, केवल इस बहाने से कि आपात स्थिति में हमें हमारे फैसले लेने का अधिकार है। इसके बाद आगे हम पढ़ेंगे कि न्यायालय का गठन जो होता है, सुप्रीम कोर्ट का गठन जो होता है, सुप्रीम कोर्ट का गठन इसी में होता है जब ये इनकी परिषद बन जाती है, 4 सदस्यों की परिषद हो जाती है।
इसमें फैसले होने लगते हैं। बंगाल, मद्रास, बॉम्बे की जो प्रेसिडेंसी है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी वह इसके अधीन आ जाती है। इसके आगे कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। अब कलकत्ता में जो सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है, तो कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट गठित की जाती है, सुप्रीम कोर्ट का गठन होता है। इस सुप्रीम कोर्ट में जो 4 सदस्य होते हैं, उसमें इंग्लैंड से एलिजा इम्पे और बाकी 3 सदस्य भी इंग्लैंड से ही रहते हैं, है ना। तो वे यहाँ आके उस सुप्रीम कोर्ट को चलाते हैं, कोलकाता में उसका संचालन करते हैं। देखिए होता क्या है कि वह कानून तो वहाँ से सीख के आए, सारे इंग्लैंड के उन्होंने कानून सीखे हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वह इंग्लैंड के कानून जो सीखे हैं उनके द्वारा यहाँ पे फैसले सुना रहे हैं। तो इस यह भी एक बहुत ज़्यादा प्रभाव, इसका बुरा प्रभाव पड़ा कि वह वहाँ के कानून यहाँ चला रहे थे और यहाँ पे फैसले दे रहे थे, यानी कि हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के हिसाब से यहाँ पे फैसले नहीं हो पा रहे थे। जो ब्रिटिश कानून चल रहा था उसी हिसाब से वह फैसले दे रहे थे। तो याद रखिएगा 5वीं चीज जो हुई वह कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ और इसमें इंग्लैंड से सर एलिजा इम्पे और 3 सदस्य आए। इसके बाद छठा काम हुआ कि गवर्नर जनरल और काउंसिलिंग तथा कंपनी के सभी कर्मचारी इनकी अधिकारिता में। अब गवर्नर जनरल के बाद गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग और गवर्नर जनरल की काउंसिलिंग के बाद जो कर्मचारी थे वह सब सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में आ गए, सुप्रीम कोर्ट के अंडर में आ गए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता में गवर्नर जनरल की परिषद और कंपनी के सारे कर्मचारी वह सभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता में आ गए, उसके अधिकार क्षेत्र में आ गए। इसके बाद 7वां काम हुआ, कंपनी के कर्मचारी द्वारा निजी व्यापार, उपहार, रिश्वत आदि पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पहले क्या हो रहा था कि जो कंपनी के कर्मचारी थे वह अपना निजी व्यापार कर रहे थे रेगुलेटिंग एक्ट आने से पहले, और निजी व्यापार के बाद उपहार लेते थे, रिश्वत लेते थे, जैसा हमने चर्चा की थी अभी एक जो केस की चर्चा की है। तो इन पर क्या हुआ, प्रतिबंध लगा दिया गया, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में जो मैंने आपको 5-6 चीजें बताई हैं वो अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे पहला ये है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के संरचना थी उसमें बदलाव हुआ, 24 सदस्य जो थे 4 साल में चेंज होंगे। उसके बाद दूसरा काम ये हुआ कि जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियां जो थी वह उसके अधीन आ गई। कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट का गठन हुआ जिसमें जो एलिजा इम्पे थी उनके साथ 3 सदस्य और इंग्लैंड से आए, है ना। उसके बाद गवर्नर जनरल की परिषद का गठन हुआ जिसमें 4 सदस्य थे, है ना। 4 सदस्य के अलावा आगे हमने बात की कि जो गवर्नर जनरल कंपनी के कर्मचारी थे और जो परिषद थी वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आई, है ना। और जो गवर्नर जनरल था कंपनी के कर्मचारी द्वारा गवर्नर जनरल प्लस कर्मचारी, कंपनी के सभी कर्मचारी, उनको निजी व्यापार करना, रिश्वत लेना, इन सब पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो ये सभी मुख्य तौर पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के प्रावधान है। इसके अलावा जब हम एम लक्ष्मीकांत में से पढ़ते हैं, मैंने आपको बोला है जब हमें एम लक्ष्मीकांत का 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे तो उसमें जो मुख्य प्रमुख बातें निकलकर सामने आएंगी वह प्रमुख बातें यही आएंगी, है ना। स्पष्टीकरण के तौर पर यही आएंगे, लेकिन उनको समझना, उनको पढ़ना, उनको याद रखना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन अगर आप समझ के पढ़ेंगे तो वह निश्चित ही आपको याद रहेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 1773 के बाद इसमें